हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों ने रिएक्ट जेएस जो हमारा है ट्यूटोरियल उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का जो डिफरेंस है वो मैंने क्लियर किया था एग्जाम्पल के साथ, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि लाइब्रेरी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। जो बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू में कभी कभार पूछते हैं बिगिनर्स को कि हाँ लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस तो फिर फ्रेमवर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपका आंसर जो है वो एग्जाम्पल के साथ आपको पता हो, इसके लिए मैंने वो छोटा सा वीडियो पहले बना दिया था। बात करते हैं रिएक्ट जेएस चालू करने से पहले हम लोगों ने जो एक्मा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स देखे थे, तो उन दोनों के अंदर जो टॉपिक्स ऐसे थे जो रिएक्ट जेएस में काम में आने वाले हैं उनको लेके मैंने फटाफट वो ट्यूटोरियल्स कंप्लीट कर दिए। कुछ पॉइंट्स बचे हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट में लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हुए थे एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर, वो फंक्शंस हम लोग देखेंगे, लेकिन बाद में वो वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि वो जो नए वीडियो आएंगे, नए टॉपिक होंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। ओके, तो फाइनली हम लोग रिएक्ट जेएस की शुरुआत करेंगे। आज हमारा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब कि रिएक्ट जेएस क्या है, क्यों हम लोग ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं और उसको यूज़ करने के थोड़े बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में हम लोग रिएक्ट जेएस को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें कि रिएक्ट जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग जाए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि पीएचपी को ले लो, पाइथन है, डॉट नेट है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मानी जाती है और जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इन दोनों का फर्क क्या है मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। सर्वर साइड का मतलब कि जो हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती है, जैसे कि आपके पास आपने एक वेब डेवलपमेंट किया है, एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर एक फॉर्म है। अब फॉर्म की जो डिटेल्स है वो आप सबमिट हो गई। अब सबमिट होने के बाद उसको डेटाबेस में जाके स्टोर करना है। तो वो जो स्टोर करते हैं, मतलब वेबसाइट और डेटाबेस के बीच की जो प्लेटफॉर्म है, जो ब्रिज बनता है, वो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो फ्रंट से डेटा लेता है और बैकएंड के अंदर डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर करता है। तो वो हो गई आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आपने जो फॉर्म बनाया है उस फॉर्म के अंदर आप वैलिडेशन करोगे कि भाई हाँ फर्स्ट नेम है तो वो रिक्वायर्ड है, मोबाइल नंबर की लेंथ 10 होनी चाहिए, ईमेल आईडी का फॉर्मेट है वो ढंग से होना चाहिए, तो मैसेज आपको उस फुल के नीचे ही दिखता है। तो वो हो गई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्योंकि वो करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है, तब आपके वैलिडेशन दिखेंगे सीधे वही पेज के अंदर। तो जो क्लाइंट साइड मतलब यूजर इंटरफेस के अंदर सीधे इंटरेक्ट करती है वो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जिसमें से जावास्क्रिप्ट हमारी है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब उसी का बेस लेके उन लोगों ने उसके अंदर टेक्नोलॉजीज बनाई, जैसे कि सबसे पहले बनाया नोड जेएस बनाया, जो क्लाइंट और सर्वर साइड भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज डेवलप होती गई, रिएक्ट जेएस आया, एंगुलर जेएस आया, फिर व्यू जेएस है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वहां पे आई। अब कंफ्यूजन ये आ जाता है कि एंगुलर जेएस जो आया वो एक फ्रेमवर्क के तौर पे आया और रिएक्ट जेएस जो आया वो लाइब्रेरी के बेस पे आया। तो वहां पे कंफ्यूजन थी, जब रिएक्ट जेएस नया नया आया था तो कंफ्यूजन ये था कि ये भी एक फ्रेमवर्क है, कुछ बोल देते कि नहीं ये लाइब्रेरी है। लेकिन अब तो सबको पता हो चुका है कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। चाहे वो बिगिनर्स हो, सबसे पहले वो गूगल करेगा रिएक्ट सीखने के लिए तो पहला स्टेटमेंट ही आएगा कि ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। मतलब ये कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंस ये हो जाता है कि फ्रेमवर्क जो है आपको सब कुछ पहले से ही अवेलेबल करवा देता है, जितने भी मॉड्यूल्स आपको जरूरत हो ना हो कुछ भी, लेकिन पहले से ही वो आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब आपको उसी के अंदर से सब कुछ यूज करना है और उसी के अंदर आगे बढ़ना है। जब लाइब्रेरी की बात आती है तो होता यह है कि जितनी जरूरत वाली चीजें हैं सबसे पहले वही आती है, फिर आपको लेटर ऑन जो जो चीजें जरूरत हो उसके हिसाब से आप ऐड करवाते जाते हो। मतलब आपको पूरी फ्रीडम होती है कि कैसे आपको कौन सी चीज की जरूरत है और
क्या आप डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का छोटा सा डिफरेंस। पहले वीडियो में मैंने वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बताया है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो रिएक्ट जेएस जो है वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं। अब बेनिफिट क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होती है? तो बेनिफिट के लिए अगर आप देखें तो हम लोग क्या करते हैं, अभी चलते हैं रिएक्ट जेएस जो है उसकी वेबसाइट पे। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल पे रिएक्ट जेएस। यहाँ पे जाएंगे तो पहले ही लिंक पे आपको रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो दिखने को मिल जाएगी। तो ये है रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको दिखेगी उसकी वेबसाइट और यहाँ पे कुछ लिंक्स होगी, लर्न, रिफ्रेश, कम्युनिटी, ब्लॉग्स, लर्न रिएक्ट जेएस एपीआई रेफरेंस, ये दोनों बटन मिल जाएंगे। अब होता क्या है, देखिए जब मैं कोई भी लिंक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कंटेंट चेंज हो गया है। रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कंटेंट यहाँ पे सिर्फ लोड हो रहा है और आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेनू है वो एज इट इज रह रहे हैं, उस पर कोई भी इम्पेक्ट नहीं आ रही है। देखिए ये पेज चेंज हो गया कम्युनिटी का, ये रेफरेंस का है। फिर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी क्लिक करता हूँ तो देखिए मेनू वैसे का वैसा रहेगा, इस साइड का कंटेंट खाली चेंज होगा। अगर मैं दूसरे पेज में भी जा रहा हूँ कम्युनिटी में, तो जो साइड बार का मेनू है वो वापस से चेंज होगा उस पेज के हिसाब से और कंटेंट भी आ गया। लेकिन आपने अगर एक नोटिस किया हो तो ये जो पूरा पेज है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जब भी आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते हो और कोई लिंक पे क्लिक करते हो तो पूरा पेज आपका एक रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश होने के बाद आपको वो नया पेज लोड करके देता है। लेकिन जब रिएक्ट जेएस की बात आती है तो रिएक्ट जेएस क्या करता है कि आप कोई भी लिंक, कोई भी पेज उसको एक्सेस करोगे तो खाली वो कंटेंट लोड करके देता है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, पेज आपका रिफ्रेश नहीं होगा। जैसे कि मैं वापस लर्न वाली लिंक पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए खाली यूआरएल चेंज हुई, लेकिन पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ। अब मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूं तो देखिए आप यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रही है, लेकिन आपका पेज जो है वो पूरा रिफ्रेश नहीं होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई और वेबसाइट लिखूं, सपोज मैंने यहाँ पे कोई और वेबसाइट है, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि फुल स्टैक, यहाँ पे ऐसे हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे w3school.com है, हम उस पे चले जाते हैं अभी के लिए फिलहाल। तो वो मिला कि व्हाट इज फुल स्टैक, और ये अब मैं कोई भी लिंक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ जैसे कि बूटस्ट्रैप, तो ये देखिए पूरा पेज जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। आपका w3 स्कूल का पूरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। तो रिएक्ट के में जब रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करके जब आप वेब पेज बना रहे हो तो बेनिफिट सबसे पहला ये आ जाएगा कि आपका पेज एक तो रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होगा। जो लोडिंग टाइम है कंटेंट का वो बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। तो रिएक्ट जेएस में देखिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप देख सकते हो कि उसके अंदर जो है फास्ट लोडिंग है, इतनी सारी पोस्ट होती है, इतने सारे डेटाज होते हैं, फटाफट लोड हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, इसलिए बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वो रिएक्ट जेएस पे मूव हो रहे हैं। और ये जो रिएक्ट जेएस जो है वो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी हो चुकी है आजकल मार्केट के अंदर। ओके, तो एक तो पेज रिफ्रेश नहीं होता, सिर्फ कंटेंट को वो लोड करता है, ये एक तो बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये हो गया था कि वो एक लाइब्रेरी है, मतलब कि आपको जितनी जरूरियत है उतना वो लोग देते हैं, उसके बाद आपको जैसे जैसे चीजों को जरूरत पड़ती है आप उसके अंदर ऐड करवाते जाते हो, ताकि वो लाइट वेट रहता है। इसीलिए रिएक्ट जेएस काफी चल रहा है, क्योंकि वो लाइट वेट है, क्योंकि वो लाइब्रेरी है, इसीलिए। ओके, तो ये दो बेनिफिट हो गए। तीसरा, ओपन सोर्स है, वो अवेलेबल है आसानी से आपको, ठीक है। तो अब हमें सीखना है रिएक्ट जेएस की शुरुआत करनी है। मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू बताया कि रिएक्ट जेएस क्या क्या बेनिफिट देता है, तो ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी हैं कि ये तरीका है रिएक्ट जेएस का काम करने का। अब हम लोग चलते हैं वापस हमारे स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन भी बनाया हुआ है रिएक्ट जेएस के अंदर, हर एक टॉपिक के वाइज पे। तो हम लोग पहले थियोरेटिकल भी जानेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे।
ताकि आपको दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रिएक्ट जेएस के इंट्रोडक्शन की, तो जो ऑथर थे, मेन ऑथर जॉर्डन वॉक, जिन्होंने रिएक्ट जेएस जो है वो बनाया था, लिखा था रिएक्ट जेएस के अंदर प्रोग्रामिंग। ओके, उसका जो पहला रिलीज था वो था मई 29, 2013 के अंदर रिएक्ट जेएस आया था, लेकिन आजकल इतना पॉपुलर भी वो हो चुका है। करंट रिलीज जो है वो 18 वर्जन है। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि आपने YouTube चैनल के अंदर बहुत सारे रिएक्ट जेएस की वीडियोस देखे होंगे, है अवेलेबल भी है। तो वो वर्जन अलग हो सकते हैं, ओल्ड वर्जन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ आपको बेनिफिट ये रहेगा कि मैं लेटेस्ट वर्जन जो है रिएक्ट जेएस का उस पे आपको सिखाता जाऊंगा। तो वो बड़ा बेनिफिट होगा कि आजकल मार्केट में जो वर्जन चल रहे हैं उस पे आपको सीखने को मिलेगा रिएक्ट जेएस। ओके, तो हमने बोला वैसे कि React.js जो है वो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ओके, जो यूजर इंटरफेस बनाने के काम आती है। अब देखो React.js जो है वो प्योर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब उसका सर्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो यूजर इंटरफेस बनाने के काम में आती है। ओके, वो हम लोग प्रैक्टिकली तो देखेंगे कि कैसे कैसे वो चीजें होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। अब जो ऑथर है जॉर्डन वॉक, जिन्होंने ये लिखा है, अब जो ये रिएक्ट जेएस प्रोग्रामिंग है वो मैनेज करता है फेसबुक। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि फेसबुक की ये प्रोडक्ट है, लेकिन वो मैनेज करता है फेसबुक के। ओके, अब जो रिएक्ट जेएस का बेनिफिट है, जो हमने 3-4 बेनिफिट्स देखे हैं, उसमें से बेनिफिट जो है, मतलब कि वो क्यों इतना बेनिफिशियल है, मतलब क्यों ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है उसकी, एक ऐसा फीचर्स जिसके बारे में बोले तो वो है वर्चुअल डॉम को फॉलो करता है। अब वर्चुअल डॉम क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, वर्चुअल डॉम में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो चीज एक्चुअली में है क्या। तो वो एक बेनिफिशियल पॉइंट है रिएक्ट जेएस का। ओके, फिर एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है वो, मतलब कि देखिए यहाँ पे हम लोग कोई वेबसाइट को देखते हैं, रिएक्ट जेएस की वेबसाइट ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रिएक्ट जेएस की जो वेबसाइट है, आप देख सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। देखिए, कोई भी आप वेबसाइट को ले लो तो उसका एक हेडर का पार्ट होगा, फिर मेनू का पार्ट होगा, फिर फूटर का पार्ट आएगा, और बीच में कंटेंट का पार्ट आएगा। अब हो सकता है कि वेबसाइट की डिजाइन अलग अलग हो, जैसे कि रिएक्ट जेएस की ये वेबसाइट है, उसमें देख लीजिए हेडर के पार्ट में उसका लोगो है, एक सर्च बॉक्स है, फिर सर्च बॉक्स के बाजू में अगर देखिए तो मेनूज की लिंक दी गई है, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा यहाँ पे तो और लिंक्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे उनका कंटेंट है, और यहाँ पे फूटर भी दिया गया है। तो मतलब ये निकलता है कि जो वेबसाइट बनती है ना वो कंपोनेंट बेस्ड बनती है। हेडर का कंपोनेंट ले लीजिए, नेव बार का कंपोनेंट ले लीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड अगर मेनू है तो उसका कंपोनेंट ले लीजिए, फुटर का कंपोनेंट बनाइए, और फिर आखिर में आता है कंटेंट। तो जो रिएक्ट जेएस है वो ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर जो है उसको फॉलो करता है। आपको जो भी पेज बनाना है, आप मतलब इनडायरेक्टली आप कंपोनेंट ही बना रहे हो। तो कंपोनेंट बनाते हैं, वो कंपोनेंट एक साथ पेज में काम करते हैं। तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होने के कारण रिएक्ट जेएस जो है वो लोडिंग टाइम कम लेता है, और उसका जो आर्किटेक्चर है कंपोनेंट बेस्ड, उसकी वजह से रिएक्ट जेएस जो है उसमें वेबसाइट वेब डेवलपमेंट जो बनाना है वो थोड़ा आसान भी हो जाता है, क्योंकि आपको छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर कोडिंग करना होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स की फाइल्स बनानी होती है, और ये जो फाइल्स को मर्ज करना है, कैसे एक साथ वो काम करेगी, वो आपको एक बार आ गया तो फिर आपको रिएक्ट जेएस इजीली आ सकता है। आपको कंपोनेंट्स के बेस में खेलना आना चाहिए। ओके, फिर बात आती है कि वो npm का इस्तेमाल करता है। npm का मतलब आता है नोड पैकेज मॉड्यूल, ठीक है। नोड पैकेज मॉड्यूल वो क्या है, वो किस काम में आएगा, वो भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब जैसा कि ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ये सिर्फ क्लाइंट साइड काम करेगी, यूजर इंटरफेस में काम करेगी, सर्वर साइड इसका कोई लेना देना है नहीं। तो वो डेटाबेस है अगर आपके पास, उस पे आपको कुछ करवाना है तो आप नहीं करवा पाओगे रिएक्ट जेएस के थ्रू, उसके लिए आपको बैकएंड टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हो सकता है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो, तो रिएक्ट जेएस डेवलपर में अप्लाई कर रहे हो, तो आप देखोगे कि कुछ कंपनी जो होती है वो फुल स्टैक डेवलपर चाहती है,
फिर मनस्टैक डेवलपर आ जाते हैं, मतलब जिनको डेटाबेस भी आता है, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस जो सर्वर साइड पे काम करती है वो भी आता है, और रिएक्ट जेएस भी आता है, वो मनस्टैक बोला जाता है। फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में आप काम कर सकते हो। तो जो लोग रिएक्ट जेएस में खाली अप्लाई कर रहे हैं वो लोग रिएक्ट जेएस को जान के फिर उस पर आगे बढ़ रहे हैं जॉब के लिए। लेकिन जिनको दोनों साइड सीखना है, मतलब कि फुल स्टैक मतलब कि आपको बैक एंड साइड भी किस तरह से काम करना है, फ्रंट एंड साइड भी किस तरह से काम करना है, वो दोनों चीजें अगर आपको सीखनी है तो फिर आपको उस लेवल का सीखना पड़ेगा। रिएक्ट जेएस भी सीखना पड़ेगा, कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी या कोई और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखो, बैक एंड टेक्नोलॉजी भी साथ में सीखनी पड़ेगी आपको। जैसे कि आप नोड जेएस सीख लो, एक्सप्रेस जेएस सीख लो, आप पीएचपी सीख लो, पाइथन सीख लो, कुछ भी सीख लो, क्योंकि बैकएंड टेक्नोलॉजी भी सेपरेट होगी। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट जेएस के साथ आप पीएचपी का इस्तेमाल करो या फिर आप नोड का ही इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजीज डिफरेंट है। फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है। तो हो सकता है कोई फ्रंट एंड में काम कर रहा हो और बैक एंड में कोई और टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हो, तो वो चीज पॉसिबल है। लेकिन आप अभी के लिए फिलहाल हम लोग रिएक्ट जेएस पे फोकस करेंगे। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जहाँ पे हमको क्या क्या इंस्टॉलेशन करवाते वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी चीज़ों की क्या क्या होना चाहिए आपके पास, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ओके, तो मिलेंगे फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।